अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल दिलचस्प कहानियाँ। मोर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नीचे उर्दू लिखी भी आए तो इस बटन को क्लिक कर दें। तो जानती उसके बाद तुम्हें क्या करना है? बैरे कैथी ब्राउन को मुखातिब करके कहा। हाँ, उसके बाद फौरन हम जजीरे को तहस नहस कर देंगे, कैथी ने जवाब दिया। वो तो तुम कर ही दोगी, लेकिन ये भी सोचा है कि उन 250 सऊदी एजेंटों का क्या बनेगा जो गोटेल में मौजूद हैं? उनका मामला तो तुम पर छोड़ दिया गया है। जब तुम कहोगे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाएगी। तहजीब की रिहाई में कामयाबी हासिल करने के बाद जजीरे मर्ग पर पहला बम गिराया जाने से कबल उन सबको गिरफ्तार हो जाना चाहिए। बहुत मुनासिब है अली, मैं भी मुतलका महकमों को अलर्ट किए देती हूँ। मैंने जनरल टेरेस की तरफ देखा, उसकी आंखों में नींद का खुमार नहीं था, चेहरे पर शब बेदारी के आसार नहीं थे, अलबत्ता वो बेहद मुतफिक्र नजर आ रहा था। उसके तफुक्रात का बायस वही मुहिम हो सकती थी जो तहजीब की रिहाई के लिए रवाना की गई थी। मेरी ख्वाहिश थी कि तहजीब और बूढ़ को रिहा कराने की गर्ज से मैं खुद जजीरा मर्ग जाता, मगर आदमी की हर ख्वाहिश कहाँ पूरी होती है। हलचंद की ये ऐसी ख्वाहिश थी जिसके पूरा ना होने का कोई इम्कान नहीं था। उसके बावजूद जब तहजीब को रिहा कराने की कोशिशें की जा रही थी, मैं उससे 20 मील के फासले पर बेबस वक्त गुजार रहा था, या शायद वक्त मुझे गुजार रहा था। कभी यूं भी होता है कि आदमी हर इख्तियार खो बैठता है, खुद को बेवकूफ बेरहम लहरों के हवाले कर देता है। मैं भी ऐसी एक मंजिल में फंस गया था। मैंने अपनी बातों से जनरल टेरेस और कैथी ब्राउन को मुतासर करने की जो कोशिशें की थी वो मेरी रिहाई की हद तक बाराबर साबित नहीं हो सकी थी, और ना ही मेरी कोशिशें इस हद तक बाराबर होने का इम्कान था। मैं खुद को हालात के रहम करम पर ना छोड़ता तो और क्या करता। मैं किसी खुशफहमी में मुतला होने के लिए भी तैयार नहीं था। मुबारक हो अली, उन्हें 5 बजे स्पीकर से कैथी ब्राउन की खुशी से लरजती हुई आवाज उभरी। हमारे कमांडो ने हमें कामयाबी का सिग्नल दे दिया है। मैं खुशी की शिद्दत से उठ खड़ा हुआ। मुझे तफसीलात बताओ कैथी, मैंने कहा। अभी तफसीलात का इल्म नहीं हो सका अली, तुमने ही तो मना किया था कि बिला जरूरत राब्ता कायम ना किया जाए। हमारे सिग्नल कहीं और भी सुने जा सकते हैं, इसलिए मैंने उन्हें मना कर दिया। कामयाबी की इतला के लिए एक मखसूस सिग्नल मुकर्रर किया गया था और मुझे वो सिग्नल मौसूल हो गया है। जैसे ही मजीद कोई इतला मिली मैं तुम्हें फौरन मुतला करूंगी, और अब मैं मोशी आवड़ के एजेंटों की गिरफ्तारी के लिए अहकामात जारी कर रही हूँ। ठीक है कहती, लेकिन उनकी गिरफ्तारी बहुत मुनज़्ज़म तरीके से अमल में आनी चाहिए। किसी को इतना मौका ना मिले कि वो हेडक्वार्टर को इतला कर सके। ओके अली डियर, मैं हर मुमकिन एहतियात बरतने की हदायत किए देती हूँ। अब जजीरे मर्ग पर आग और खून का खेल होगा, जनरल टेरेस ने दांत पीसते हुए कहा। जो दूध रहकर ये गड़ा खोदते हैं उसी में खुद ही गिर जाते हैं। अगर तुम समझ रहे हो कि रैंडल जजीरे पर होगा तो तुम्हारा ये ख्याल गलत है। ताम जजीरे की तबाही से नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। लेकिन तुम तो कह रहे थे कि जजीरे पर तुम्हारी उससे गुफ्तगू होती रही है, जनरल ने चौंक कर कहा। एक बार भी उससे रूबरू मुलाकात नहीं हुई। जब भी बात हुई स्क्रीन और मशीनों के जरिए हुई। वो जजीरे पर होता तो कम अज कम एक बार तो उससे जरूरी मुलाकात हो जाती। ये बहुत बुरा हुआ, इस तरह तो हमारी सारी मेहनत रायगां जाएगी। वो जजीरा उनका अहम तरीन अड्डा है जनरल, जिस आज़ादी से वहाँ काम हो रहा है, इतनी आज़ादी तूने तला बीब में भी मयसर नहीं आ सकती। वहाँ जो भी कदम उठाया जाएगा ला मुहल्ला दुनिया वालों के इल्म में जरूर आएगा, जबकि यहाँ किसी किस्म की दखल अंदाजी का खतरा नहीं था। मुकम्मल यकसोई और आज़ादी से वो जो चाहे कर रहे थे। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि उसे एक माह पर अगर हमें कामयाबी हासिल हो गई तो उसका मतलब ये होगा कि हमने उन्हें कम अज कम 10 साल पीछे धकेल दिया है। लेकिन अभी लीग वन का मसला तय होना तो बाकी है, जनरल ने कहा। मालूम नहीं वो जजीरे पर ही है या। ये सब मसाइल सानी हैसियत के हामिल हैं जनरल। अपनी तमाम तर अहमियत के बावजूद लीग वन हमारे मिशन की राह में रुकावट नहीं बन सकता। क्या तुम ये गवारा कर लोगे कि उसकी जान बिला वजह जाया हो जाए? जनरल ने हैरत से कहा। इसे कुर्बानी कहते हैं जनरल। मैं फीके से अंदाज में मुस्कुरा गया। बड़े मकासद के उसूल के लिए छोटी मोटी कुर्बानियां तो देनी ही पड़ती हैं। जो कौन कुर्बानियां पेश करने के जज्बे से आ रही हो वो कभी उबर नहीं सकती। इब्तदाई तफसीलात मालूम हो गई हैं अली, कैथी की आवाज आई। हमारी आप दोदें जजीरे से काफी दूर निकल आई हैं, लेकिन अभी तक वो जहाजों से बहुत दूर हैं। हमारे कमांडो ने न सिर्फ तहजीब और बूढ़ को जजीरा से बाहिफाजत निकाल लिया है, बल्कि उनके साथ ली क्वान भी है। तहजीब और बूढ़ बेहोश हैं, जबकि ली क्वान अपनी मर्जी से उनके साथ आया है। ओह, वो दोनों बेहोश क्यों हैं? मैंने मुजदरिमाना अंदाज में कहा। क्या उन्हें वहां से निकालने के दौरान कोई
ये प्रोग्राम में शामिल था अली कि उन्हें सोते ही में बेहोश कर दिया जाएगा। वजह ये थी कि जजीरे पर एक लम्हा भी ताया नहीं किया जा सकता था। ठीक है, मैंने इत्मीनान का सांस लिया। जजीरे पर कोई दुश्वारी तो पेश नहीं आई। जो कुछ मुझे मालूम था मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। कैथी ने कहा, अब दूधों से मेरा बलायरास राब्ता नहीं। पैगामात पहले हमारे जहाजों पर मौसूल हो रहे हैं और वहां से मुझे डायरेक्ट किए जा रहे हैं। ओरिगल के एजेंटों की गिरफ्तारी के लिए तुमने क्या इकदाम किए? अब से ठीक 1 घंटे बाद उन सबको बैक गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैथी ने कहा, उस मकसद के लिए टीमें तश्कील दे ली गई हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा कदम होगा। बोश आवड़ के लिए यकीनन ये बहुत बड़ा सदमा होगा, लेकिन उसने जो किया है सिर्फ उसका इंतकाम देने के लिए ये सब कुछ बहुत नाकाफी है। ओह, मैं ये नहीं कह रही थी। दरअसल वो वेरिस इतनी तवील थी कि हम गौर नहीं कर सकते। उसमें बाद ऐसे नाम भी शामिल हैं जिन पर हाथ डालना आसान नहीं होगा। क्या मतलब? मैं जोंक पड़ा। जनरल टेरथ के कान भी खड़े हो गए। उस वेरिस में 9 ऐसे अफराद हैं जो गोटेल के बासर लोगों में शुमार किए जाते हैं। उन 9 में से 5 तो सियासतदान हैं जो हुकूमत के आला ओहदों पर फायद है। 1 सनतकार है और 1 साइंसदान भी है। मेरे लिए इंकशाफ किसी धमाके से कम नहीं था। डेविड रियान की फराम करदा फेरिस तफसील से देखने की मुझे मोहलत नहीं मिली थी। मैंने तो उस फेरिस पर सरसरी नजर डाली थी। यही मामला जनरल टेरथ का भी था। वो एक नाम गौर से पढ़ता, तब भी उस पर ये इसरार मुनकशिफ हो सकते थे जिनका ऐलान अभी अभी कैथी बरौन ने किया था। तुम इस हकीकत से कब आगाह हुई कि उस फेरिस में 9 ऐसे लोग भी हैं? मैंने पूछा। बहुत देर पहले की बात है अली। दीगर काम सर अंजाम देने के साथ साथ मैं उस फेरिस को भी देखती रही थी। तो फिर तुमने ये इंतजाम करने में इतनी देर क्यों कर दी? मेरा लहजा कदरे सख्त था। मैं किसी नतीजे पर पहुंच ही नहीं पा रही थी। दरअसल मुझे अंदाजा भी नहीं था कि इन लोगों की गिरफ्तारी की नौबत इस कदर जल्द भी आ सकती है। मुझे उन लोगों के नाम बताओ कैथी, जनरल टेरथ ने कहा, और कैथी ने उसे उन 9 अफराद के नामों से आगाह कर दिया। कैथी सारे नाम बता चुकी तो जनरल मेरी तरफ मुड़ा। तुम्हें यकीन है अली की सैरिस में कोई गड़बड़ नहीं है? जनरल ने अजीब से लहजे में कहा, और उसके इस अंदाज़े तखातुम से मैं गड़बड़ा गया। तुम ये बात क्यों पूछ रहे हो जनरल? मैंने कहा। जनरल ने एक तवील सांस ली, इसलिए कि ये तमाम अफराद हर किस्म के शक व शुबे से बालातर हैं। मैं सिर्फ इस बुनियाद पर इस फेरिस को गलत नहीं करार दे सकता कि उनमें से कुछ पर तुम्हें शुबा नहीं है। मैंने कहा, ये सब के सब मुहिब्बे वतन लोग हैं अली। गोटेल के लिए इनमें से हर एक की खिदमात नुमाया है। मैं कैसे यकीन कर लूं कि मेरे बारे में किस तरह यकीन किया था? मैंने बड़ी सादगी से कहा, या इन लोगों की खिदमात मुझसे बढ़कर है? जनरल सोच में डूब गया। चंद लम्हों बाद सर उठाकर बोला, क्यों ना इनकी गिरफ्तारी मौखर कर दी जाए? नहीं, मैंने अभी बेसारित आया। अगर तुमने ऐसी हमाकत करने की कोशिश की तो इनमें से एक भी तुम्हारे हाथ नहीं आएगा, और अगर उनमें से कोई एक मुजरिम भी साबित ना हो सका तो क्या होगा? जनरल ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बेपरवाही से कहा, उनसे माजरत की जा सकती है। हम में से कौन है जो गलतियां नहीं करता? तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते अली? जनरल ने मुल्तरिबाना अंदाज में कहा, बगैर किसी मजबूती के इतना बड़ा कदम उठाने पर हुकूमत की बुनियादें भी हिल सकती हैं। हिल जाने दो, मैंने गुस्सीले लहजे में कहा। फिर कैथी को मुखातम करते हुए बोला, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कैथी कि उनमें से एक को भी ना छोड़ा जाए, ख्वाह उसका अंजाम कुछ ही क्यों ना हो। हुक्म की तामील होगी आली जा। कैथी ब्राउन के लहजे ने शोखी थी। अगर इजाजत हो तो बनती ट्रांसमीटर पर बात कर ले। इशारा मौसूल हो रहा है। फिर कैथी मेरे जवाब का इंतजार किए बगैर गालबन ट्रांसमीटर पर गुफ्तगू करने लगी थी। तुम गोटेल की स्याह और सफेद के मालिक हो अली। इस गैर खाने में भी तुम जो हुक्म जारी करोगे वो मेरे हुक्म पर बारी होगा। तुम इसके मुस्तहिक भी हो, इसलिए जनरल टेरथ को इस मुकाम तक पहुंचाने वाले भी तुम हो, और गोटेल की तकदीर भी तुमने ही बदल गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि तुमने अभी अभी जो हुक्म दिया है वो ज्यादती पर मबनी है। इतने इज्जतदार लोगों पर मैं इस बिना पर हाथ नहीं डालना चाहिए कि उनका नाम किसी ऐसी फहरिस्त में शामिल था जिसकी तस्दीक का भी हमारे पास कोई जरिया नहीं है। जिन अफराद के लिए तुम परेशान हो, क्या उनकी उब्बुल वतनी पर यकीन है तुम्हें? मैंने जनरल को घूरते हुए कहा। बहुत ज्यादा, जनरल ने कहा। अगर गोटेल पर कोई बुरा वक्त आ पड़े और उस साढ़े वक्त में उनसे कोई कुर्बानी तलब की जाए तो क्या ये लोग तैयार हो जाएंगे? बिल्कुल, जनरल ने बिला तामिल कहा। माजी में भी ऐसी मिसालें मौजूद हैं और मुझे यकीन है कि मुस्तकबिल में भी ये किसी किस्म की कुर्बानी देने से जरेग नहीं करेंगे। फिर तो मामला बहुत आसान हो गया जनरल। उन्हें गिरफ्तार करने की बजाय उन्हें पहले पूरी सूरत हाल से आगाह कर दिया जाए और उसके बाद उनसे दरख्वास्त की जाए कि सूरत हाल की नज़ाकत के पेश नजर खुद को रजाकाराना तौर पर गिरफ्तारी के लिए भी पेश कर दे। अरे वो बेगुनाह साबित हुए तो उनकी इज्जत पर कोई हर्फ नहीं आने दिया जाएगा।
अच्छा है इस बहाने उनका इम्तिहान भी हो जाएगा। जनरल हैरिस से मुझे देखने लगा, फिर उसके होंठों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई जो बदतदरीज बढ़ते बढ़ते कहके में तब्दील हो गई। तुम भी कमाल के आदमी हो अली, उसने कह के जद करने की कोशिश करते हुए कहा कि इस कदर नाजुक मामले का कितना आसान और सादा हल पेश किया। या वाकई तुम बहुत तेज रफ्तारी से सोचते हो। कमांडो इंचार्ज से राब्ता हो गया है अली, कहती की आवाज आई। वो लोग बैरी जहाजों में पहुंच गए हैं, तुमसे मैं इंचार्ज की बराह रास्त बात कराती हूँ। 1 मिनट क्या थी, जनरल टेरेस ने तेजी से कहा और उसे उस तजवीज से आगाह कर दिया जो 9 मुअज्जद अफराद की गिरफ्तारी के लिए पेश की गई थी। कैथी ने उस तजवीज पर अमल करने की हामी भरी और फिर कमांडर के इंचार्ज से राब्ता मिला दिया। खुदा के फजलो करम से हम कामयाब लूटे हैं जनाब, इंचार्ज ने कहा। जितनी एहतियात इंसान के बस में हो सकती थी वो हमने की और अल्लाह को शुक्र है कि जजीरे पर किसी से हमारा टकराव नहीं हुआ। आपके फराम करदा नक्शे की वजह से हमारा 1 मिनट भी जाया नहीं हुआ और हम साहिल से मादाम तहदीद के कांटे तक सिर्फ 20 मिनट में पहुंच गए। हमने ये सारा सफर महज एहतियात के पेश नजर सीने के बल रेंगते हुए तय किया था। आप तो जानते होंगे कि कमांडर जब किसी खतरे में गिरकर रेंगते हुए सफर करते हैं तो जरा सी सिरचराहट भी पैदा नहीं होने देते। लेकिन हैरान कुन बात ये थी कि अभी हम मादाम के काटिल में दाखिल भी नहीं होने पाए थे कि वो बूढ़ा हमारे सरों पर पहुंच गया। अगरचे हमें उसके बारे में पहले से बता दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद हम खौफजदा हो गए। हमें उसके बारे में मालूम ना होता तो हम यकीनन उससे उलझ जाते और उसके बाद मालूम नहीं क्या होता। मुझे तो वो बूढ़ा बिल्कुल बेखबर लगता है जनाब, ताहम वो बेहद बुरी चार है। हमें उसकी आमद का एहसास ही नहीं हो सका और जहां तक मेरा अंदाजा है उसने जानबूझकर हमें अपने वजूद का एहसास दिलाया था। जैसे ही मैंने उसे अपने नजदीक महसूस किया, मैंने मादाम कहती की हिदायत पर अमल करते हुए जेब से रुमाल निकालकर लहराया और ये देखकर हैरान रह गया कि वो अचानक ही साकत हो गया और चंद लम्हे किसी सोच में डूबे रहने के बाद उसने इशारे से हमें अपना काम जारी रखने की इजाजत दे दी। हम कॉटेज के अंदर दाखिल हुए और प्रोग्राम के मुताबिक मादाम तहजीब और मिस्टर वुड को क्लोरोफार्म सुंगाकर बेहोश कर दिया। बूढ़ा इसी दौरान खामोश तमाशाई बना रहा था। वापिस होते वक्त हमने इशारे से उसे अपने साथ चलने की दावत दी जो उसने कबूल कर ली। उस बूढ़े का नाम ली कुआन है और वो मेरा उस्ताद है। इस वक्त वो कहाँ है? वो जंगी बहरी जहाजों को देख देख कर यूं खुश हो रहा है जैसे उसने जिंदगी में पहली बार जहाज की शक्ल देखी हो। जहाज का पूरा अमला परेशान है जनाब, ये जंगी जहाज है और उसके अंदाज से ऐसा लग रहा है जैसे आज ही जहाज के हर हिस्से का मुआयना करके जोड़ेगा। वो दुश्मन का आदमी है जनाब और उसे इतनी भील नहीं दी जा सकती। क्या तुमने सुना नहीं कि वो मेरा उस्ताद है? मैंने खुश्क लहजे में कहा। उसे उसके हाल पर छोड़ दो, बल्कि उसे मेरी बात करा दो। और हाँ, तहजीब और बुढ़ कहाँ है? उन्हें होश में आने में वक्त लगेगा। ली कुआन से मैं आपकी किस तरह बात कराऊं? वो तो हमारी किसी बात पर कान ही नहीं धर रहा। उसे बताओ कि मैं उससे बात करना चाहता हूँ। अगर वो इस पर तैयार ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ख्याल रखना कि कोई उसे रोकने टोकने की कोशिश ना करे। जाने बिना इंतजार कीजिए जनाब। मालूम नहीं वो इस वक्त जहाज के किस हिस्से में होगा। मैं उस तक आपका पैगाम भिजवाता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि वो जंगी जहाजों के बारे में मालूमात दुश्मनों तक पहुंचा दे। जनरल टेरेस ने धीमी आवाज में मुझसे कहा। वो मशीनों से चिढ़ने वाला आदमी है जनरल, उसकी समझ में ही कुछ नहीं आएगा तो मालूमात वो क्या खाक फराम करेगा? जनरल ने बेबसी से शाइने उश्काए और खामोश हो गया। अंदाज ऐसा था जैसे मैंने कोई अनहोनी बात कह दी हो। मैंने भी उसे यकीन दिलाने की कोशिश नहीं की। ली कुआन से बात करने के लिए मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। 1.5 मिनट बाद मैंने उसकी आवाज सुनी। वो कमांडर इंचार्ज से झगड़ रहा था। तुम बहुत झूठे आदमी हो। तुमने कहा था कि अली मुझसे बात करना चाहता है। बताओ अली यहाँ कहाँ है, वरना मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मैं जाल पर नहीं हूँ उस्ताद मोहतरम, और उसने आपसे झूठ नहीं बोला था। मैंने ही आपको बुलवाया है। मोशी आवड़ की तरह तुम भी बुज़दिल हो अली। तुमने मेरे नाम को खराब किया है। तहजीब को रिहा कराने के लिए तुम्हें खुद आना चाहिए था, लेकिन तुम तो कहीं चूहे के बिल में घुस कर बैठ गए हो। जवाब में मुझे ली कुआन को बताना पड़ा कि मुझ पर क्या आफताब पड़ी है। क्या तुम जनरल टेरेस को बता नहीं सकते थे कि हकीकत क्या है? ली कुआन ने वसीले लहजे में कहा। मैं उसे बता चुका हूँ ली कुआन, लेकिन ज़ाहिर है वो मेरे कहने पर तो यकीन नहीं कर सकता और इस हकीकत को साबित करना मेरे इम्कान से बाहर है। उसे मेरी बात कराओ, मैं उसे हकीकत से आता करूंगा। वो अजीम ली कुआन की बात रद्द नहीं कर सकेगा। मैंने बुखलाकर जनरल टेरेस की तरफ देखा और जनरल टेरेस जल्दी से बोल पड़ा। अली की ज़बानी तुम्हारी तारीफें सुन कर मैं तुम्हारा मुतक़िद हो गया हूँ ली कुआन। क्या तुम मुझे शर्फ़े मुलाकात बख्शोगे? अली को छोड़ दो जनरल, ली कुआन ने धमकी अमेज लहजे में कहा। यह महज उसकी शराफत है कि वो तुम्हारी कैद में है, वरना उसे उसकी मर्जी के खिलाफ कैद करना किसी के बस की बात नहीं है।
मैंने उसे धोखा देकर कैद किया है ली कुआन। तुम्हारी इस बात से मैं खुद भी मुत्तफिक हूँ कि अली पर काबू पाना आसान नहीं, लेकिन मेरी मर्जी के खिलाफ यहाँ से निकलना अब अली के बस में भी नहीं रहा। अगर ये तुम्हारा दावा है तो होशियार रहना। ली कुआन का लहजा इंतहाई पुरसकून था। अली को मैं आजाद करूंगा,